मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला। और आज आप जैसा कि देख पा रहे हैं, मध्य पुरा पाषाण काल को डिस्कस करना है। और आज मैं उच्च पुरा पाषाण काल और कोशिश करेंगे कि मध्य पाषाण काल भी हम लोग डिस्कस कर लें। तो फिलहाल सभी छात्रों को समय से क्लास में आना चाहिए और आ जाइए जितने भी लोग फटाफट, और क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास जिसमें मैंने निम्न पुरा पाषाण काल को डिस्कस किया था और कुछ बहुत सारी बेसिक्स इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी जो परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बढ़िया से तैयार किया होगा। मेरा कहना यह है रिवीजन हो गया होगा आपका, आपने पढ़ा सब कुछ है। तो आइए, मध्य पुरा पाषाण काल की बात हो रही है। जैसा कि मैंने बताया था, पुरा पाषाण काल के 3 हिस्से हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, फिर बताया था मध्य पुरा पाषाण काल, और फिर बताया था उच्च पुरा पाषाण काल। और फिर मैंने आपको बताया था निम्न पुरा पाषाण काल के भी 2 हिस्से हैं। उत्तर भारत का वो क्या है, बताइए कौन सा कल्चर है वो? सोहन संस्कृति या फिर चॉपिंग पेबल कल्चर। और दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति या फिर वो हैंड एक्स कल्चर। तो अब ये मध्य पुरा पाषाण काल की जो संस्कृति है वो फलक संस्कृति कहलाती है, फ्लैग कल्चर कहलाती है, या इसी को नेवासियन संस्कृति भी कहा गया है, या फिर इसको मुस्तोरियन संस्कृति भी कहा गया है। और ये प्रश्न आया है कि नेवासियन संस्कृति का संबंध है या फिर फलक संस्कृति का संबंध है। बहुत धैर्य से बैठे और अब हम लोग बहुत आराम से शुरू करते हैं। देखिएगा, एक एक 0 लेवल से बात हो रही है। विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है क्या? विशेष तथ्य है क्या कि मध्य पुरा पाषाण काल को फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति का पर्याय माना जाता है। इस टर्म को आप अच्छे से याद रखिएगा। फलक ब्लेड स्क्रैपर संस्कृति का पर्याय माना जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैसे कल बात हो रही थी खंडक यानी कि गणासा, और खंडक यानी कि वो पेबल, और वो चॉपर यानी कि गणासा, जैसा कि कल आपने देखा था। और हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, हस्त कुठार। तो कुल्हाड़ी और जो गणासा है उसमें धार एक ही तरफ होती है, वो यूनिफेशियल है। कैसे ऐसा पूछा जाता है कि यूनिफेशियल, बाईफेशियल? तो ध्यान दीजिएगा, ब्लेड आपने देखा होगा, समझा होगा। ब्लेड और स्क्रैपर संस्कृति का पर्याय माना जाता है क्योंकि इसमें फलक यानी कि फ्लेक्स, ध्यान दीजिएगा, ब्लेड एवं खुरचनी स्क्रैपर उपकरण प्रचलन में थे। लेकिन चूंकि फ्लेक उपकरणों की अधिकता है, ध्यान से देखिएगा, इसीलिए भारतीय पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया को याद रखिएगा, इन्होंने मध्य पुरा पाषाण काल को फ्लेक कल्चर यानी कि फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। ये प्रश्न आया है कि ये बताइए मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का नामकरण किसने किया? तो बढ़िया से याद रहना चाहिए, और वो है एच.डी. सांकलिया। अब थोड़ा सा देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर एक एक लाइन में कई कई प्रश्न हैं। और पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सब कुछ छात्रों के लिए प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे वो वैदिक काल हो, चाहे वो चोल, पल्लव, वो दक्षिण भारत वाला जो कल्चर है वो हो, वो हमेशा आप यहाँ पर गलत करते हैं। तो इसको इतने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिए कि यहां से अब कोई प्रश्न बाहर जाने ना पाए। मैं कोशिश करूंगा पूरी कि हर चीज आपको डिलीवर हो जाए। तो नेवासा एक स्थल है, ध्यान दीजिएगा। अभी आपने पढ़ा कि नेवासियन संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण काल को नेवासियन संस्कृति कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि नेवासा इस संस्कृति का प्रमुख प्रारूप स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेसर के.डी. बनर्जी का नाम याद रखिएगा। तो के.डी. बनर्जी इस कालखंड को नेवासियन संस्कृति की संज्ञा भी देते हैं, ध्यान देना होगा। नेवासियन संस्कृति का नाम किसने दिया है सर? प्रोफेसर के.डी. बनर्जी ने दिया है, ठीक है ना। और इसको फलक संस्कृति का नामकरण किसने दिया है? तो आपको पता है, वो एच.डी. सांकलिया ने दिया है, ठीक है। और फिर यही पाषाण उपकरण, ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी यूरोप की मुस्तोरियन संस्कृति में भी प्रचलित थे, यानी कि प्रचलन में थे। जैसे कल मैंने आपको बताया, एश्यूलियन हैंड एक्स, याद आया होगा, फ्रांस में पाई गई है सबसे पहले, याद आया।
और वो एशुलियन हैंड एक्स सेम एज भारत में भी मिलते हैं, दक्षिण भारत के कल्चर में। तो दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति में जो निम्न पुरापाषाण काल के हैंड एक्स है उनको एशुलियन टाइप कहा गया है। तो वैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पश्चिमी यूरोप की मुस्तुरियन संस्कृति में भी प्रचलन में थे, इसलिए मध्य पुरापाषाण काल के उपकरणों को मुस्तुरियन संस्कृति की संज्ञा भी दी जाती है। इतने बढ़िया से मैंने हर चीज को क्लियर कर दिया है, एक एक लाइन, एक एक शब्द यहाँ पर देखिए। और अब यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल, फलक संस्कृति किसने कहा, नेवासियन संस्कृति किसने कहा, और इसको मुस्तुरियन संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, उच्च पुरापाषाण काल या इसी को श्रेष्ठ पाषाण काल की संज्ञा दी गई है ना, इसी को श्रेष्ठ पाषाण काल की संज्ञा भी दी गई है। इसको मैग्डेलियन संस्कृति भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल मुस्तुरियन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण काल मैग्डेलियन संस्कृति। मतलब ये है कि यहाँ पर प्रश्न जनरेट हो सकते हैं, प्रश्नों को मैच दी फॉलोइंग में अटैच किया जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि ये नामकरण क्यों रखा गया। ये भी कहा जा सकता है कि इस कालखंड का नामकरण अगर अलग अलग रेफरेंस में किन किन विद्वानों ने क्या क्या रखा। मुझे उम्मीद है आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। तो आगे भी देख लीजिएगा। और ये कह रहे हैं कि वैज्ञानिक शब्दावली में ध्यान से देखिएगा सर, ये हमेशा आया है कि होमो सैपियंस यानी कि बुद्धिमान मानव यानी कि प्रज्ञ मानव का पदार्पण सर्वप्रथम किस काल में हुआ, तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। अच्छा प्रश्न है, देखिए अच्छा प्रश्न है और कितने बढ़िया से क्लियर हो रहा है। और फिर यह भी देखना होगा कि उच्च पुरापाषाण काल का मनुष्य पूरी तरह से आखेट पर निर्भर है। आखेट मतलब शिकार पे ही निर्भर है। जीवन उसका पूर्णतः खाना बदोश यानी कि वो जानवरों के समान पूर्णतः व्यतीत कर रहा है। अभी उसका कोई परिवार नहीं है, जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है। वो जहां भी जाता है खाना मिल गया, जहां पे पानी मिल गया वहीं पे रुक गया, मतलब वो जानवरों की तरह रह रहा है। ये बात क्लियर हो रही है। कल से बहुत सारे आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए, क्लास के लिए और तमाम आगे के जो लेसन है, जो भी आपका सिलेबस है, बहुत सारे सुझाव आए हैं। आप सभी के सुझावों को हमारी टीम कंसीडर करेगी और हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि इस बार आपका एलटी लेवल का, पीजीटी लेवल का जितना भी मैक्सिमम कुछ हो सकता है, देखिए वो ईश्वर कृपा करेंगे तो हम लोग सब कुछ कर पाएंगे। धीरे धीरे करके कर पाएंगे, स्लो एंड स्टेडली, धीरे और लगातार। बस आपसे अनुरोध है कि आप क्लास में 9:30 पर हम लोगों की क्लास शुरू होती है। लिंक आपके पास व्हाट्सएप पर जाता है और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाता है, तो आप ठीक 9:30 पर क्लास में आ जाएं। तो अब देखिएगा आगे क्या है कि नवीन चकमक उद्योग। तो देखिएगा बहुत न्यू फ्लिंट स्टोन इंडस्ट्री है ना, ये प्रश्न भी एक बढ़िया बन सकता है। क्या बन सकता है कि उच्च पुरापाषाण काल में फ्लिंट स्टोन उद्योग यानी कि नवीन चकमक उद्योग की स्थापना किस कालखंड में हुई, तो वो उच्च पुरापाषाण काल में हुई। और एक प्रश्न ये भी आया है कि परिष्कृत औजारों का युग कहा गया है उच्च पुरापाषाण काल को। मुझे उम्मीद है आपके जितने भी प्रश्न बने हैं पाषाण काल के, आप देखिएगा पाषाण काल में हार्डली, मुझे लगता है अगर आप जीएस में पीसीएस वाला पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 50 मिलेगा, 50 प्रश्न मिलेंगे। या फिर आप पीजीटी और टीजीटी वाला अगर उठा के देखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का उठा के देखेंगे तो कुल मिला के 50 प्रश्न मिलेंगे। कुल मिला के टोटल अगर कर दें तो लगभग 80 प्रश्न हो जाएंगे। कुछ प्रश्न रिपीटेड है, उनको छोड़ दीजिए, आप नए प्रश्नों की बात करिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें कम से कम 1000 प्रश्न डिस्कस कर दें, इसमें 1000 प्रश्न डिस्कस कर दें। पूरी कोशिश है हमारी कि जितने प्रश्न बने हैं और जितने बन सकते हैं, जो आपके डाउट है वो सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि परिष्कृत औजारों का युग कौन सा कालखंड है, और छात्र जल्दबाजी करते हैं, नवपाषाण काल लगा देते हैं, तो ये भी गलती हो जाएगी। फिर देखिएगा फिर क्या कह रहे हैं कि उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण मुख्यतः ब्लेड पर बने थे। वस्तुतः पाषाण उपकरणों में ब्लेड इस कालखंड में प्रचुरता से प्राप्त हुए हैं, इसलिए होमो सैपियंस मानव का संबंध
ब्लेड उपकरण से है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि होमो सेपियंस किस कालखंड में पदार्पण करता है, तो वो उच्च पुरापाषाण काल में पदार्पण करता है। फिर आपसे ये पूछा गया है कि ये बताइए होमो सेपियंस मानव का संबंध किस पाषाण उपकरण से है, बेसिकली मैक्सिमम किस पाषाण उपकरण से है, तो ब्लेड उपकरण से। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया देख पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। स्पीड मेरी बहुत आराम से चल रही है। अच्छे से चीजों को रिकॉल करिएगा, रिवाइज करिएगा, नोट करिएगा, बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आगे थोड़ा सा देखिएगा। पाषाण के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, पाषाण के अतिरिक्त, पत्थर के अतिरिक्त इस कालखंड में, किस कालखंड में, उच्च पुरापाषाण काल में हड्डियों के बने उपकरण भी हमें मिलते हैं। अच्छा, आपने अभी देखा चिरकी नेवासा पाषाण उपकरण की कार्यशाला, याद आया ना, चिरकी नेवासा कल हमने पढ़ाया था। अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा आप, कुछ खास विशेष बात है। आपको एक चौंतरा याद रहना चाहिए। चौंतरा याद आया, मैंने कल डिस्कस किया था। जो छात्र आज जुड़ रहे हैं वो प्लीज आप कल का लेक्चर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डल जाएगा। और यहां पर दो तीन चीजें बहुत याद रखिएगा। उच्च पुरापाषाण काल में बेटम चला। अच्छा, हड्डियों के उपकरण हमें उच्च पुरापाषाण काल में प्राप्त होने लगते हैं, शुरुआत होती है। तो वो ये कहते हैं विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश में स्थित बेटम चरला वो स्थल है, यहां से हमें अस्थि उपकरण प्राप्त होते हैं। तो अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाए कि उच्च पुरापाषाण काल में क्या हमें अस्थि उपकरण मिलते हैं, हाँ सर मिलते हैं, शुरुआत होती है। कहां से मिले हैं, बेटम चरला से मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सांस्कृतिक अवधि में इस उच्च पुरापाषाण काल की जो सांस्कृतिक अवधि है, ये कालखंड है, इसमें मिले जुले औजारों की सांस्कृतिक अवधारणा विकसित होने लगी थी। मतलब शुरुआत हुई थी, पत्थर के साथ साथ हड्डियों के उपकरणों का उपयोग भी शुरुआत हो चुका था। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा यहां पर कुछ और बातें आ रही हैं, वो है क्या, अस्थि उपकरण बेटम चरला के अतिरिक्त। बेटम चरला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसके अतिरिक्त यहां पे ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में स्थल है कुरनूल और मुच्छतला। ध्यान दीजिएगा, कुरनूल और मुच्छतला से भी हमें अस्थि उपकरण मिलते हैं। और इस प्रकार अस्थि उपकरणों की प्रचुरता इस संस्कृति की विशिष्टता है। किस संस्कृति की विशिष्टता है, उच्च पुरापाषाण काल की। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, फिर इसको और क्या कहा गया है, मैग्डेलियन संस्कृति भी कहा गया है। अच्छे से आपको मैंने शुरू में ही बता दिया। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये प्रश्न तो इतना इंपॉर्टेंट है, अब हमें लगता नहीं है कि दोबारा से रिपीट होगा। इतनी बार रिपीट हो चुका है, इतनी बार रिपीट हो चुका है कि अब ये आपको केवल ऐसे देख लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और दिमाग में हमेशा बस चुका होगा। हर परीक्षा में आया है, यूपीएससी से लेकर के और ये एसएससी तक की परीक्षाओं में आ चुका है। क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की बेलन नदी घाटी में स्थित एक स्थल है लोहंडा। यहां से हमें विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मातृ देवी मिलती है। अस्थि निर्मित मातृ देवी कहां से मिलती है, लोहंडा से मिलती है। ऐसी मूर्ति भारत में अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लोहंडा से ये प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति है, ये नक्काशी का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि चित्रकारी के साक्ष्य हमें शुतुरमुर्ग के अंडों पर मिलते हैं, है ना। और ये भीमबेटका की गुफाओं पर की गई जो दीवारें हैं, वहां पर चित्रकारी के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो बहुत ये विशेष बात है, मातृ देवी, अस्थि निर्मित मातृ देवी। और एक बात और है, तांबे की एक मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है, ताम्र पाषाण काल में मिलती है। तांबे की मातृ देवी कहां से मिलती है, बहुत सारे गंभीर छात्र, पुराने छात्र भी क्लास में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए कि तांबे की मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिलती है, किस स्थल से मिली है, किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल से मिली है। और यह अस्थि निर्मित यानी कि हड्डी की जो मातृ देवी की प्रतिमा है वो कहां से मिली है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये बढ़िया से देखा होगा और इसको अब रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। भीमबेटका की बात आ रही है, देखिएगा। अब भीमबेटका में सबसे बड़ी बात यह है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकला के प्राचीनतम उपकरण प्राप्त होते हैं। लेकिन भीमबेटका का संबंध यानी कि यहाँ पर चित्रकला की शुरुआत, चित्रकारी की शुरुआत किस कालखंड में होती है सर, तो वो उच्च पुरापाषाण काल में होती है। और देखिएगा, भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन जिला की गुफाओं में यद्यपि की चित्रों के निर्माण की शुरुआत उच्च पुरापाषाण काल से होती है। प्रारंभ कहां से हुआ, एक एक लाइन क्लियर है।
और मैं कोशिश करूंगा, देखिए अभी अभी बहुत सारा कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी कोशिश हमारी ये है कि आपको हमारा जो बस फ्लोर पे है एकदम एनसीईआरटी वाला, वो 2-2,500 प्रश्नों का पैकेज है, वो पुस्तक जो प्रैक्टिस सेट है व्याख्या के साथ है, वो आपको पहले उपलब्ध हो जाए। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। ये हम लोगों का जो भारतीय इतिहास कला संस्कृति की हम लोगों की जो पुस्तक थी, उसको थोड़ा सा विस्तार दिया गया है, वो भी थोड़ा सा अभी काम चल रहा है उस पर, और हो सकता है कि वो आपको परीक्षा के पहले उपलब्ध हो जाए। तो फिलहाल रिवीजन में बड़ा आनंद आ जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि तब तक जब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी चीजें हम लोगों का विनम्रता पूर्वक नए छात्रों को ये एक सूचना है, ये हमारा प्राचीन भारत का एक प्रैक्टिस सेट है एंशिएंट हिस्ट्री का, अमृत संजीवनी के नाम से 3000 प्रश्नों का संकलन है। इसमें कठिन प्रश्नों की व्याख्या है, टॉपिक वाइज है, प्रागैतिहासिक काल है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आप जो कुछ भी देख रहे हैं यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल के 286 प्रश्न हैं इसमें, इंडेक्स इसमें है। व्हाट्सएप पर आप डिटेल ले सकते हैं इसके बारे में, आप मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं। मेडवल इंडिया का ये अमृत गंगा के नाम से है, 2500 प्रश्न है, टॉपिक वाइज है, अरबों के आगमन से शुरू होती है और परवर्ती मुगलों तक जाती है। और ये हमारा मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी के नाम से है, ध्यान दीजिएगा, अमृत मंजरी के नाम से 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। आप चाहें तो प्रैक्टिस में अपनी इन 3 पुस्तकों को शामिल कर सकते हैं, 3 प्रैक्टिस सेट को शामिल कर सकते हैं। 7500 प्रश्नों का अभूतपूर्व पैकेज है। आप जितने भी प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, आपको मिलेंगी वहां पर, ठीक है। तो उच्च पुरा पाषाण काल में हुई, लेकिन अगर ये कहता है कि सर्वाधिक चित्र किस कालखंड के हैं भीमबेटका में, तो वो मध्य पाषाण काल के। भीमबेटका में चित्रों के बनने की शुरुआत किस कालखंड में हुई? उच्च पुरा पाषाण काल में हुई। सर्वाधिक चित्र किस कालखंड के हैं सर? तो वो मध्य पाषाण काल के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि गुफा चित्रकारी का वो जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, तो वो भीमबेटका की गुफाओं से मिलता है। मैंने कहा था पाषाण कला के पितामह कौन है, कल मैंने बताया था, आज जवाब नहीं दे रहा हूं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। और फिर देखिए, एक के बाद दूसरी बात एकदम इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, हर बात जुड़ी हुई है। भीमबेटका से हमें उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। चित्रकारी की शुरुआत कहां से हो रही है? उच्च पुरा पाषाण काल से हो रही है। सर्वाधिक चित्र भीमबेटका में किस कालखंड के हैं सर? वो मध्य पाषाण काल में। और नव पाषाण काल की भी चित्रकारी के साक्ष्य हमें भीमबेटका से मिलते हैं। तो गलती ना हो। अब देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महाराष्ट्र के पटने से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, देखिएगा। यानी कि हमारे पास उच्च पुरा पाषाण काल में, बहुत ध्यान से समझिएगा, उच्च पुरा पाषाण काल में भारत में भी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। मतलब ये कि अगर शुतुरमुर्ग हैं तभी अंडे आए होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जो पाषाण काल का जो सेगमेंट है और उसमें उच्च पुरा पाषाण काल का सेगमेंट है, वहां पर भारत में हमारे पास शुतुरमुर्ग के साक्ष्य हैं, भारत में शुतुरमुर्ग मिल रहे थे, ठीक है। तो महाराष्ट्र का वो स्थल कौन सा? पटने, वेरी इंपॉर्टेंट। शुतुरमुर्ग के अंडे मिलते हैं और शुतुरमुर्ग के अंडों पर की गई चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? पटने से मिले। इसके साथ ही साथ हमें मध्य प्रदेश के रोजदे स्थल से भी हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर की गई आकृतियां मिली हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल पर कुछ आकृतियां बनाई गई। तो कम से कम आप यहां पर पटने को याद रखिएगा और शुतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मनके पटने और भीमबेटका से मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मनके, मनके का मतलब क्या है? मनके का मतलब अपने मन का, अपने मन का। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं कि मनके बनाने वाले शिल्पियों की कार्यशालाएं कहां से मिली हैं, तो सर वो चौंदड़ो और लोथल से मिलती हैं। तो मनके मतलब जैसे वहां पर हड़प्पा सभ्यता के रेफरेंस में वो बहुमूल्य पत्थरों को मनचाहा आकार देकर वो नग के रूप में गले में और मालाओं में और जो भी जैसे आभूषण के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो वैसे यहाँ पर शुतुरमुर्ग के अंडे कहां से मिलते हैं सर? वो पटने से मिले हैं। चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? पटने से मिले हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे के हमें मनके कहां से मिलते हैं? अंडों के खोल से बने मनके, तो वो पटने और भीमबेटका। भीमबेटका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अब थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे बढ़िया बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बेलन नदी घाटी टोन्स की सहायक नदी, ध्यान दीजिएगा।
जो मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में बहती है का महत्व इस बात में निहित है कि इसी घाटी से सर्वप्रथम हमें, ये अंडरलाइन कर रहा हूं, उच्च पुरापाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक ऑफ द इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड किस स्थल को कहा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, गलती ना हो जाए। बेलन नदी घाटी को भारतीय प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से हमें पुरापाषाण काल प्लस मध्य पाषाण काल प्लस नव पाषाण युगीन साक्ष्य मिले हैं। तो भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक बेलन नदी घाटी, मुझे उम्मीद है अच्छा कर पा रहे होंगे। और फिर एक बात है, अब जैसा कि आपने देखा, चिरकी निवासा याद आ गया, चौंतरा याद आ गया, बेटम चरला याद आ गया, याद आ रहा है ना, और फिर और उधर वदमदुरई में और आतिरम पक्कम भी आपको याद आ गया होगा। ये सारे स्थल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी तरह यहां पर एक अपवाद है, ये विशेष महत्वपूर्ण तथ्य है, अपवाद है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न पुरापाषाण, ये देखिएगा, निम्न पुरापाषाण रिमार्क करके दिया हुआ है सर, ये प्रश्न कई बार आया है। पैसरा को याद रखिएगा, बिहार मुंगेर जिला से हमें प्राचीनतम झोपड़ियों के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम झोपड़ियों के पुरातात्विक संकेत मिलते हैं। यह पुरातत्वविदों के लिए आश्चर्य एवं शोध का विषय है। आप कहेंगे सर शोध का विषय क्यों है? क्योंकि अभी मनुष्य के जीवन में सेटलमेंट, स्थायित्व की शुरुआत नहीं हुई थी सर, वो अभी जानवरों की तरह पूर्णतः खानाबदोश जीवन व्यतीत कर रहा था। ये अपने आप में आश्चर्य और शोध का विषय होना ही चाहिए कि एक झोपड़ियों के संकेत हमें कहां से मिले हैं सर? निम्न पुरापाषाण काल में वो पैसरा से मिले हैं, रिमार्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूपीएससी ने भी ये प्रश्न पूछा था कि पुरापाषाण काल का मानव क्या अग्नि से परिचित था? हाँ, अग्नि से परिचित था। क्या पुरापाषाण, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, पुरापाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित था? हाँ, परिचित था। क्या पुरापाषाण काल का मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था? नहीं, अग्नि के प्रयोग से परिचित नहीं था। फिर कहते हैं अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, अग्नि की खोज, तो वो नवपाषाण काल में। अब कहेंगे सर अब पुरापाषाण काल में वो परिचित है और कह रहे हैं कि खोज नवपाषाण काल में हुई। फर्क है, फर्क क्या है, पहले पढ़िए, देखिएगा। वो पुरापाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित है, अग्नि से परिचय क्यों? क्योंकि जंगलों में आग लगती थी, गर्मियों के महीनों में वो शाखाओं की रगड़, पत्तियों की रगड़ से जंगलों में आग लग जाती थी, तो अग्नि से तो उसका परिचय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अग्नि पुरापाषाण कालीन मानव के लिए रहस्य और कौतूहल और आश्चर्य और डर का विषय, वो भागता है, डरता है आग से, परंतु वो अग्नि के प्रयोग से अपरिचित था, यानी कि प्रयोग करना नहीं जानता था वो अग्नि का वो चूल्हे में प्रयोग करना, उसको जलाना, उसको बुझाना, उसका नियंत्रित प्रयोग करना पुरापाषाण काल का मनुष्य नहीं जानता था। अग्नि से उसका परिचय है, लेकिन आग को नियंत्रित करना, आग को जलाना, आग को बुझाना और आग को अपने भोजन में प्रयोग करना, रोशनी के लिए प्रयोग करना, अंधकार में प्रकाश करने के लिए प्रयोग करना, ठंड में गर्मी के लिए अग्नि का प्रयोग करना, ये सब कुछ उसने नवपाषाण काल में सीखा है। मुझे अब क्लियर कट माना जाता है। तो देखिएगा ये रिमार्क करके बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन, और इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन अगर मिल जाए और फिर इसके बाद भी डाउट रह जाए और आपके प्रश्न गलत हो जाए तो फिर यहां पर आपकी कमी मानी जाएगी। अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, देख रहे हैं सब कुछ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आग का नियंत्रित प्रयोग करना, आग को जलाना, बुझाना, मांस को पकाना, प्रकाश और सुरक्षा की दृष्टि से अग्नि का प्रयोग करना, चूल्हे में अग्नि का प्रयोग करना उसने नवपाषाण काल में सीखा है। पुरापाषाण काल का मनुष्य आग से परिचित है, हाँ सर आग के बारे में जानता है, लेकिन वो अग्नि से डरता है, अभी उसका प्रयोग करना नहीं सीखा है उसने। सीखा कब? आग को जलाना कब सीखा, बुझाना कब सीखा? नवपाषाण काल में सीखा। और देखिएगा यहां पर ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
जैसे आपने निम्न पुरा पाषाण काल में पैसरा याद आ गया, जो पणियों के संकेत मिलते हैं, उसी तरह ये भी एक अपवाद है। चूल्हे का साक्ष्य देखिएगा, यह विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है। ये रिमार्क याद रखिए, इतना कुछ याद रखना ही पड़ेगा सर। अपवाद स्वरूप ये एक एक्सेप्शन है। आंध्र प्रदेश में स्थित स्थल उच्च पुरा पाषाण कालीन स्थल बिलासपुर ग्राम है। कहाँ है, किस जिले में है सर? कुर्नूल जिले में है। भारत में चूल्हे का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। बढ़िया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह भी पुरातत्वविदों के लिए आश्चर्य और शोध का विषय है। आश्चर्य और शोध का विषय मतलब चूल्हा भी एक मिल गया। बिलासपुर ग्राम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में कुर्नूल में है। पीजीटी के लिहाज से, एलटी जीआईसी प्रवक्ता के लिहाज से, एलटी के लिहाज से ये सब इंफॉर्मेशन, ये सब लेक्चर एकदम अमोघ रामबाण की तरह ये सूचनाएं आएंगी और आपको पढ़ना चाहिए। आपने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन सिस्टमैटिक ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को कोरिलेट करके नहीं पढ़ा है। और यही कारण है कि इस बार मैंने ये निर्णय लिया कि अपने उन छात्रों के लिए जिनका सिलेक्शन 1-2 नंबरों से अक्सर करके कई कई बार रुक गया है, अंतिम मौका है। इसमें आप जुटिए और इस क्लास का जब तक हम लोग परीक्षा चल रही है, होने वाली है, होगी, तब तक हम लोग जुड़े रहेंगे और धीरे धीरे आपके डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे। नए छात्रों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, वो यही है कि वो एंशिएंट की अमृत संजीवनी के नाम से 3000 प्रश्नों का ये पैकेज प्रैक्टिस सेट है। टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या के साथ है। मेडवल इंडिया का ये अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों के संकलन के साथ है। टॉपिक वाइज है, कठिन प्रश्नों की व्याख्या है। और ये मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है, 2000 प्रश्न है। इस तरह आपके पास परीक्षा तक 7000, 7500 यानी कि 3000, 2500 और 2000 कुल मिला के 7500 प्रश्न आपको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। अभी एनसीईआरटी वाली हमारी प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगी तो 2500 प्रश्न आपको और मिल जाएंगे। प्लस ये हमारी क्लास आपको मिल रही है। कुल मिला के आप अगर कोई एक गंभीर छात्र अभी भी शुरू करना चाहेगा तो कर ले जाएगा, कोई एक्सक्यूज अब आप नहीं दे सकते। तो कह रहे हैं कि सर वो चूल्हे का साक्ष्य कहां से है? तो वो बिलासपुर ग्राम से। कोई बात नहीं, अब एक बात और जुड़ती है यहाँ पर रिमार्क के रूप में, वो है क्या? यह भी विशेष महत्वपूर्ण है कि विशाल सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य, सब प्रश्न आए हैं, नेट में भी ये प्रश्न आया है, सामुदायिक चूल्हे का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो सर वो नवपाषाण कालीन स्थल गुमला से मिलता है। गुमला सिंधु की सहायक गोमल नदी घाटी में स्थित है। तो अगर सामुदायिक चूल्हा कहां से मिला है सर? तो वो नवपाषाण काल में मिला है। कहां से मिला है? गुमला से मिला है। गुमला कहां है? वो सिंधु की सहायक गोमल नदी घाटी में है। और अगर कहता है ये प्रश्न की ये बताइए चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य वो उच्च पुरा पाषाण काल में कहां से है? बिलासपुर ग्राम में है। किस जगह पर? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले पर है। तो मुझे लगता है कि आज की क्लास को विश्राम देना होगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपसे पुरा पाषाण काल, उसमें निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल और उससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्यों को कोरिलेट किया है जो अन्य संदर्भों में भी प्रयोग हुए हैं। कल हमारा पूरा क्लास मध्य पाषाण काल पे फोकस होगा और फिर नेक्स्ट हम लोग नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को कंप्लीट कर लेंगे। 3 लेक्चर हमारे और होंगे। फिर इसके बाद कल बहुत सारे छात्रों का ये सुझाव आया कि सर हड़प्पा करा दीजिए, वैदिक करा दीजिए। मैं बिल्कुल करा दूंगा। लाइक कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए। क्लास कैसी लगती है ये आपका दायित्व है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी राय से हमारी टीम को जरूर अवगत कराइए। पुस्तकें मंगानी है तो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, आप इस पे संपर्क करके इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं।
फिलहाल इतनी धैर्य से क्लास में बैठने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार और आज मैं विदा ले रहा हूं। कल मिलते हैं ठीक 9:30 पर प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला में। आज विदा, धन्यवाद, नमस्कार।